बिकॉज सब लोग मेरठ को डिसमिस कर देते हैं एज ए लिटिल सिटी। मेरी बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग यूके में हुई, जहां पर मैंने मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स करा 2004 में। देन आई डिड माय फेलोशिप इन 2012 एंड 2013-14 में मैं कंसल्टेंट बन गया। ये पेशेंट काफी दुखी आते हैं मेरे पास कि पूरी दुनिया ये कहती है कि हम लोग ज्यादा खाते होंगे और कम एक्सरसाइज करते होंगे, जबकि सच्चाई इससे काफी दूर है। 5.5 साल MBBS, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 3। नहीं, इंग्लैंड इज वेरी डिफरेंट। ये बाहर बेटर होता जा रहा है, इंडिया में अभी भी काफी है। I would feel, being a pretty dark skinned person myself, I would say body shaming तो बहुत ही ज्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइसेस ऑफ मेरठ। और हाँ, मेरठ में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। और अब तो यहाँ पे मेट्रो आ रही है और प्रॉपर भाग रही है, सिर्फ चल भी नहीं रही। तो किस किस को अब भी ऐसा लगता है कि मेरठ एक स्मॉल सिटी है और यहाँ पे नई चीजें नहीं हो रही? इसी पे बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ डॉक्टर ऋषि सिंघल, जो एक पीडियाट्रिक सर्जन है। समझ नहीं आया होगा ना कि ये क्या वर्ड है। सर से ही जानते हैं कि क्या है और यहाँ तक कैसे पहुंचे और इससे क्या क्या चीजें लाइफ में चेंज हो जाती हैं। तो हेलो सर, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ मेरठ। Thank you, Dr. Rashi, for inviting me. I must first say this is a very good initiative. Voices of Merit is a very good idea because सब लोग मेरठ को डिसमिस कर देते हैं एज ए लिटिल सिटी जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक योर इनिशिएटिव इज ग्रेट कि हम मेरठ के बारे में बात करें, मेरठ में क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में बात करें और मेरठ के लोगों को बताएं। मेरठ के लोगों को दिल्ली की रील्स देखने की जरूरत नहीं है, वो मेरठ की ही रील्स देख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एंड बीइंग बोर्न, ब्रॉट अप, स्टडीड, वर्किंग, सब कुछ यहीं पे है, तो मुझे लगा कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास चारों तरफ से आती है तो वो लोगों तक क्यों ना जाए। Indeed. Meerut is a great place to be, and I think all our citizens need to believe that and need to start engaging with Meerut. बिल्कुल सर, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट वर्ड, भारी शब्द है ये, बैरियाट्रिक सर्जन। क्या होते हैं और यहाँ तक पहुंचा कैसे जाता है? So, Dr. Rashi, bariatric surgeon is surgeons who treat obesity. नाउ ये ट्रीटमेंट ओबेसिटी का सिर्फ सर्जिकल नहीं होना जरूरी है, ये एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है जो दूरबीन से होता है, या फिर दवाइयों से ट्रीटमेंट भी हो सकता है जो फार्माकोथेरेपी होता है। बट बैरियाट्रिक सर्जरी की जर्नी क्या है? मैं इनिशियली आई डिड माई MBBS फ्रॉम दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद आई मूव्ड ओवर टू यूके। मेरी बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग यूके में हुई, जहाँ पर मैंने मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स करा 2004 में। देन आई डिड माई फेलोशिप इन 2012 एंड 2013-14 में मैं कंसल्टेंट बन गया। So I became a consultant in bariatric surgery and upper GI surgery. I used to do upper GI cancers as well in the beginning of my career. And over time, I started specializing more into bariatric surgery, and that was because I found it very gratifying. मुझे काफी satisfaction मिलने लगा bariatric surgery में. Now you may wonder why is that? जब भी मैं किसी बैरियाट्रिक पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ, एक तो मैं उनके स्टिग्मा को करेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये पेशेंट काफी दुखी आते हैं मेरे पास कि पूरी दुनिया ये कहती है कि हम लोग ज्यादा खाते होंगे और कम एक्सरसाइज करते होंगे, जबकि सच्चाई इससे काफी दूर है। तो जब मैं उनसे बात ही करना शुरू करता हूँ, आधे तो पेशेंट्स तभी ट्रीट हुए आते हैं बिकॉज आई कैन रेजोनेट विद देयर आइडियाज। मैं उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूँ कि वो ज्यादा नहीं खा रहे हैं, वो सूखी 1.5-2 रोटी खा रहे हो फिर भी मोटे हो गए हैं। तो आधा ट्रीटमेंट तो उनका तभी हो जाता है। बाद में तो मुझे बस फिजिकल और मेटाबॉलिक करेक्शन करना है, बट जो मेंटल करेक्शन है वो तो उसी दिन हो जाता है जब मैं उनकी प्रॉब्लम समझने लगता हूँ और अग्री करने लगता हूँ। तो आई फाउंड बैरियाट्रिक सर्जरी वेरी ग्रेटिफाइंग, और जैसे मैंने बैरियाट्रिक्स में ज्यादा काम करना शुरू करा, मेरा कैंसर काम कम हो गया। 2018-19 में मैं प्योरली बैरियाट्रिक सर्जन बन गया एंड 2021 में मैं इंडिया मूव कर गया। एंड तब से पिछले 4-5 साल से मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट हर 2-3 महीने बाद मैं इंग्लैंड भी जाता हूँ और इंग्लैंड में कुछ ऑपरेशन जरूर करता हूँ। सर, पहली बात तो लोगों के लिए यही समझना बहुत मुश्किल है कि यहाँ तक का सफर मुश्किल तो जो है ही है, टाइम टेकिंग बहुत है। तो अप्रोक्सीमेटली जितना मैं समझी, 5.5 साल MBBS, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 3। नहीं, इंग्लैंड इज वेरी डिफरेंट। तो इंग्लैंड में पोस्ट ग्रेजुएशन इज 4 to 5 years एंड सुपर स्पेशलाइजेशन इज 6 or 7 years। और साथ में 2 साल 3 साल MD या PhD के। तो आप इस तरह से समझिए, 1995 में मैंने MBBS ज्वाइन करा, 2000 में खत्म करा और अगले 14 साल मैंने ट्रेनिंग करी। मैं कंसल्टेंट बना 2014 में। तो वहां पर करीब 12 से लेकर 14 साल की सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग है। तो ये मिनिमम है कि सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना लग जाएगा। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू MBBS टू बिकमिंग अ सुपर स्पेशलिस्ट, इट्स अराउंड 18 to 20 years। यूजुअली कहते हैं अगर कंसल्टेंट सर्जन आप
कंसल्टेंट 36-37 से पहले बन गए, देन इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर यू, बिकॉज आपकी भी मेच्योरिटी नहीं आ पाती है उस स्टेज तक. सो 35 आई थिंक इज अ गुड एज टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इन सर्जरी. तो आप मतलब इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी एज जैसे जैसे बढ़ रही है वी आर गेटिंग बेटर एट बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ बेटर डिसीजन मेकर इन पर से. आई थिंक बोथ. शुरू में यू आर टेक्निकली वेरी गुड फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ बीइंग अ सर्जन. 35 से 45 या 50 तक मैं कह सकता हूँ यू आर टेक्निकली वेरी गुड, एंड आप जो भी गलत डिसीजंस लेते हैं उसको आप टेक्निकली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अगले 15 साल यू स्टार्ट मेकिंग ग्रेट डिसीजंस, बट यू मे बी टेक्निकली नॉट as improving as you used to be in the first 15 years. Technically you become static, but आपके फिर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है अगले 15 साल. और 65 तक आप कैसे चलते हो, और लास्ट के 15 जो है यू एंजॉय योर गुड डिसीजन मेकिंग एंड योर टेक्निकल स्किल्स, तो फिर आप अचीव कर लेते हो. सो एक्चुअली टू बिकम अ गुड सर्जन you end up being probably 70 or 75 when you actually become a really good surgeon. एंड दैट इज प्रॉब्ली द पार्ट यू आर लाइक अब मैं काम क्यों करूं, अब मैं रात को क्यों उठूं, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों लूं अपने ऊपर. ऑब्वियसली Yes, when as time goes by आपका इमरजेंसीज करने का काम मन इतना नहीं करता, but still you enjoy your elective work. So I really enjoy doing bariatric surgery जिसमें कोई इमरजेंसीज नहीं है, but actually understanding patients, उनको वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको क्या परेशानियां हैं, उनके घर वाले उनको कैसे स्टिग्मेटाइज करते हैं. आई सी पेशेंट्स जिनके हस्बैंड्स या वाइफ्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जिनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं. वेरी रिसेंटली आई हैड अ यंग बॉय फ्रॉम मेरठ कम टू मी, ही वाज अराउंड 21, अपने एक दोस्त के साथ आया. दोस्त कहता है सर मैं ही इसके बड़े भाई की तरह हूँ. नाउ दैट इज गुड व्हेन यू स्पीक अबाउट इट, बट लीगली स्पीकिंग दैट डजंट वर्क. ये बच्चा बहुत परेशान था, इसको बैरियाट्रिक सर्जरी करानी थी. ऑफ कोर्स जो कायदा है दैट वी नीड सम फैमिली मेंबर्स अराउंड, तो हमने मना कर दिया, एंड इवेंचुअली वेंट टू दिल्ली, एंड पता नहीं उसकी सर्जरी हुई कि नहीं हुई, बट आई फेल्ट वेरी बैड. एक 21 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ आ रहा है, 3-4 बार आ रहा है, बिकॉज उसके पेरेंट्स को बता नहीं सकता है, उससे पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मांग सकता है. सो दैट इज वेरी बैड. सो कंसिडरिंग आप ये देखिए ये तो एक विजिबल इलनेस है कि ओबेसिटी दिख रही है. आई कैन वेरी मच रिलेट कंसिडरिंग साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स, तो वो तो कम्प्लीटली एक्सट्रीम नहीं हो रहे जब तक, तब तक तो वो कम्प्लीटली इंटरनलाइज्ड है, तब तक तो कोई हेल्प लेने आता ही नहीं है. बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं. दीज सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स look, people aren't able to understand. Psychiatric disorders are a prime example. I recently met somebody who had postpartum depression. तो आधी दुनिया तो मेरे से यही, एंड आई वाज हेल्पिंग हर कोप विद इट, आई वाज गिविंग हर सम ट्रीटमेंट. आधी दुनिया तो मेरे से यही पूछ रही थी कि भाई हमारे जमाने में तो प्रेगनेंसी में लोग वैसा होते नहीं था, होता था. which was very poor. I thought कि लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज सो कॉमन. एंड आफ्टर आई स्पोक टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन, आई हेल्प्ड हर आउट थ्रू दिस प्रोसेस, मोर वुमेन एक्चुअली केम फॉरवर्ड टू हर कि हमें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है, बट किसी ने, नोबडी टुक अस सीरियसली. एंड दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि एक्चुअली क्वाइट कॉमन है. यूजुअली व्हाट हेल्प्स इज दैट इफ वन पर्सन इन द फैमिली टेक्स हेल्प. सो अगर मेरे पास कोई पीपीडी हमने ट्रीट करा तो उसके बाद उसके घर में जितनी डिलीवरी होगी शी विल बी वेरी इजीली एबल टू स्पॉट कि तुम्हें दिक्कत है और तुम मेरे साथ चलो और ये रियल प्रॉब्लम है. एंड आई कैन ऑब्वियसली वेरी वेल रिलेट कि वो सब घर में बड़े लोग बोलेंगे हमारे टाइम में नहीं होता था. एक्चुअली होता तो था ही, वो तो उन्होंने नॉर्मल ब्लूज बोल के हटा दिया कि सबके साथ होता है, इतना बुरा तो लगता ही है, रोना तो आता ही है. तो स्टिग्मा तो इतना बड़ा एक आई थिंक टॉपिक है, मैं तो सुबह शाम रात इस पे हम आई थिंक बात कर ही सकते हैं. यस, आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज में आई सी स्टिग्मा इम्प्रूव कर रहा है. पेशेंट्स आर क्वाइट okay with going to a psychiatrist or to a psychologist and taking antidepressants. But India में when I moved to India, my very first patient who needed revisional surgery, अब now UK में pathways ऐसे हैं कि हमें कुछ पेशेंट्स को हम साइकोलॉजिस्ट को जरूर रेफर करते हैं, बट इंडिया में जब पहले पेशेंट को मैंने साइकोलॉजिस्ट को रेफर करा, शी सेड कि सर मैं पागल नहीं हूँ. मैं कहा पागल नहीं है, बट यू नीड अ बिट मोर सपोर्ट सो दैट आई कैन गेट द राइट आउटकम. कहते नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे. एंड शी एक्चुअली लेफ्ट एंड शी डिड नॉट हैव सर्जरी विद मी इवेंचुअली. एंड व्हिच इज व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना इनग्रेन्ड है ये स्टिग्मा इंडिया के अंदर कि अगर साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भी जाओगे तो आपको लोग पागल समझेंगे. So usually this is the first thing what people say when they come and say if their mentation is okay, मैं पागल नहीं. मैंने तो कहा ही नहीं. आप पहले प्रॉब्लम बताना तो शुरू करो. आप इतनी देर से वेटिंग में बैठे थे, आपको लगा कोई भी पागल है जो इतने लोग बैठे, कोई भी नहीं है ना. तो यहाँ कौन है? वो घर पे हो सकते कोई आपके हो, यहाँ नहीं है. ना आप हो ना मैं हूँ, ना जितने मेरे पेशेंट बाहर हैं वो है. जो कह रहा है उसका मुझे नहीं पता कि क्या सीन है. तो
इट इज सच अ बिग प्रॉब्लम. हमारे पास आई थिंक जो पेशेंट्स आते हैं वो फ्रैक्शन या टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है जितने ज्यादा लोगों को स्पेशली जरूरत है और सही टाइम पे जरूरत है. जो अगर आप प्रॉब्लम पूरी बढ़ा के आते हैं तो वो मैजिक वॉन्ड नहीं है. करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. एंड दिस इलस्ट्रेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी एंड साइकियाट्री वेरी वेल, कि हमारे जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ स्टिग्मा दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन एज वेल. एंड जब डिप्रेशन होता है तब डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर आता है, आप रात को जागते हैं, नाइट ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं. दे आर सो रिलेटेड. एंड इफ वी स्टार्ट ट्रीटिंग वन कंडीशन, अगर आप ओबेसिटी ट्रीट करेंगे, सो यू कैन प्रॉब्ली हेल्प देम विद देयर मेंटल हेल्थ एज वेल. बट जब तक इन दोनों कंडीशंस को, या कंडीशंस के साथ स्टिग्मा लगा रहेगा, जैसे आईवीएफ इज अनदर कंडीशन, जब तक ऐसी कंडीशंस के साथ स्टिग्मा लगा रहेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसी स्टिग्मा की बात पे, जैसे आपने बोला आप यूके में इतने साल थे, पढ़े, वहाँ पे काम किया, देन इवेंचुअली यू केम हियर. द रीजन फॉर स्विच वाज व्हाट? यूजुअली क्या होता है, यहाँ से हम शुरू से देखते हैं ना कि पढ़ के मैं बाहर चला जाऊंगा या वापस नहीं आऊंगा, यहाँ कंडीशन खराब है, काम नहीं करना बाहर. ऑब्वियसली पीपल गो आउटसाइड फॉर आई थिंक अ बेटर एजुकेशन एंड ऑल्सो गुड लाइफ स्टाइल. तो इट मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट आफ्टर लिविंग देयर एंड कमिंग बैक टू अगेन वो स्मॉल सिटी में. आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम ट्राइंग टू वंडर कि मैं क्या जवाब दूं इस बात का. एक असली जवाब है और एक मॉडिफिकेशन ऑफ असली जवाब है. सो आई गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स. देखिए, द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू कम बैक वाज माय वाइफ. उसका बहुत मन था. व्हेन वी गॉट मैरिड शी आस्क्ड मी कि भाई वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एंड आई टोल्ड हर वापस जाएंगे. सो आई थिंक शी केम टू कलेक्ट आफ्टर 6 years. मुझसे मैंने कहा था 6 साल, तो जब 8-10 साल हो गए तो उसने कहा अब टाइम आ गया, यू टोल्ड मी 6 years. तो आई हैड टू. सो that was the trigger. But there were some underlying factors as well कि भाई my mother keeps unwell, तो मुझे, I had this feeling in my mind that I will need to move back at some point. And maybe I was trying to evade that question कि जब मजबूरी होगी तभी move करूँगा. But this was the trigger. But yes, there was an underlying feeling कि मुझे आना है and आना पड़ेगा कभी ना कभी. But I was not expecting it to happen. जैसे wishful thinking होती है कि शायद नहीं move करना पड़े. But the trigger was certainly my wife. She insisted I have to move, and I was not left with a lot of options after that. तो वो तो कहते हैं ना, wise man is one who listens to his wife. So आज आप उन्हें credit दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं उन्होंने push किया? No, I think she did the right thing. I think it's a much better life. England की life is about working and working, and your entire life is organized around working. You wake up at 6 o'clock in the morning. आप तैयार होते हो, काम पे जाते हो, पूरे दिन काम करते हो, 6-7 बजे घर आते हो. घर पे आके either you help in the kitchen or you'll try doing your own paperwork and things. 8 बज जाएंगे, बच्चों को भी खाना खिलाओ, उसके बीच में तैयार करो, सुलाओ बुलाओ बच्चों को, and then you sleep. एंड हर रोज मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे ऐसे निकल जाएगा, एंड संडे शॉपिंग में निकल जाएगा और मंडे के टेंशन में निकल जाएगा. सो लाइफ आई डोंट थिंक इज ग्रेट देयर. आई थिंक यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है कि इंग्लैंड की लाइफ है, बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फॉरेन में कि लाइट नहीं जाती, पानी नहीं जाता, बट दैट्स इट. और रोड ठीक है, बट यही है बस, दैट्स इट. रोड ठीक है, लाइट नहीं जाता, पानी नहीं जाता. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब खराब होती जा रही है. वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्सट्रीमली पुअर. जो हम एक जमाने में कहते थे गुड वर्क लाइफ बैलेंस है. ऑन द अदर हैंड इन इंडिया यू कैन वर्क टू योर टाइमलाइन, यू कैन वर्क द वे यू लाइक, एंड जब आपको काम नहीं करना और बैठ के पॉडकास्ट करनी है, देन देयर इज नोबडी टू आस्क यू कि यू कांट टेक दिस टाइम ऑफ. बट उसमें भी स्विच डायरेक्टली मेरठ तक ही करा आपने, या यू डिड अ मल्टी लाइक अ बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल फर्स्ट एंड देन इवेंचुअली मूविंग बैक हियर? दिस पार्ट आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर एंड माय वाइफ वाज वेरी क्लियर एज वेल. अगर वापस आएंगे तो मेरठ आएंगे, वरना वापस नहीं आएंगे. दिल्ली आसमान से लटके और खजूर पे लटके उस पे कुछ फायदा नहीं है. तो आई थिंक अगर आना था तो मेरठ ही आना था. दिल्ली आके ना तो बर्मिंघम रह जाता, ना ही मेरठ रह जाता, तो दोनों बीच में रह जाता. तो आई वुड हैव बैड पार्ट्स ऑफ बोथ द मूव्स. तो ये तो पक्का था, आएंगे तो मेरठ आएंगे. हाउ मच ऑफ अ वेटेज ऑफ कमिंग फ्रॉम सच अ ह्यूज लेगेसी was that a pull? Obviously considering मेरठ में कोई एक पर्सन हो ही नहीं सकता जिसने डॉक्टर बीपी सिंगल सर का नाम सुना ना हो, मतलब मिला ना हो, देखा ना हो सकता है, पर लोग तो ये कहते हैं हमने दर्शन करे हैं सर के. दैट इज द रिगार्ड दैट ही होल्ड्स इन एवरीबॉडीज. हम तो जब बहुत छोटे थे, हम तो तब से सुन रहे हैं ऑब्वियसली कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर से देखते हैं ना ऐसे अच्छे से बात नमस्ते करो ऑब्वियसली. सो आई कैन अंडरस्टैंड इन सम वेज. डू यू फील दैट pull of legacy that I had to be here, I have to take his work forward? The legacy puts some pressure on you कि भाई आपको पता है you have to perform to a great standard, but
फर्स्टली माय फादर नेवर पुट एनी प्रेशर ऑन मी टू कम हियर, ना उनका कोई लेगेसी का प्रेशर था. ही इन फैक्ट नेवर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, एंड व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ डॉक्टर ही इंसिस्टेड दैट आई शुड नॉट बी अ सर्जन. तो उनका कभी आइडिया नहीं था मैं सर्जन बनूं या डॉक्टर बनूं. बट ऑफ कोर्स आई मैनेज टू बी अ सर्जन इवेंचुअली. बट उनका लेगेसी का प्रेशर नहीं था, बट आई हैव अ प्रेशर विद इन माई सेल्फ कि आई हैव टू परफॉर्म वेल. बट वॉट हेल्प मी वॉज कि मैं डेवलप इंग्लैंड में जाके हुआ. सो आई ग्रू एज अ सर्जन इन इंग्लैंड. आई बिकेम अ सक्सेसफुल कंसल्टेंट इन इंग्लैंड. सो उसके बाद जब मैं सक्सेसफुल होके वापस आया इंडिया, so the pressure of legacy was not that much, but still I try to uphold the ideals that my father lived by and that his colleagues lived by, and they practice a very ethical medicine. तो मैं वही ethical medicine practice करने की कोशिश करता हूँ. So those ideals guide me, those ethics guide me, but I don't think there was so much pressure. But of course, if I wasn't trained और मैं जल्दी आ जाता मेरठ, तो I think it would have been difficult for me. तो ये तो उनके ऊपर बात हो गई दैट ही नेवर पुट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट जो जनरल कंसेंसस है, भाई मेरा घर यहाँ पे है, मेरे पास यहाँ हॉस्पिटल है, तो यहीं रहो. इट इज एनीवे लाइक I would not say it's easiest. It's little easier than others to settle down because eventually infrastructure तो है ही ना हमारे पास. उसके आगे का build-up करना है. तो this is something very I think different and very motivating also कि ज़रूरी नहीं है हमें अपने बच्चे वहीं push करने हैं जहाँ हमारा मन है. हाँ, I mean, my father left for UK when he was in 1971. मेरे फादर वहाँ 7-8 साल रहे 1978 तक, and then he moved back because he wanted to come back to India. He never thought कि मैं सर्जन बनूंगा, बट मैं सर्जन बना, एंड देन मैं यूके भी गया और 20 साल वहाँ रहा और 20 साल रह के मैं वापस मूव कर गया. सो इन सम वेज हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट वहाँ पर भी मेरे पास इक्वली बिग सेटअप था. सो दैट in fact helped me because I had two equally good setups in two different places, and I had the right to choose, and I chose, and that is why I'm so comfortable with it कि भाई मैंने choice करके इंडिया वापस मूव कर रहा हूँ. It was not under any pressure. There was a trigger. My wife was a trigger for me to move, but there was no pressure. So जब pressure नहीं होता, then you can develop better. Okay. You can weigh the pros and cons कि चलो इस टाइम पे लाइफ में हम नेविगेट कर सकते हैं कि क्या. Good. तो वाई बेरियाट्रिक सर्जरी स्पेसिफिकली, बिकॉज सर्जरी के बाद आपने खुद बोला इतने सारे कैंसर ऑपरेशंस, वो सब एक फील्ड प्रॉपर थी करने के लिए, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान को कुछ एक क्लिक, एक मोमेंट ऐसा होता है कि नहीं इधर शिफ्ट करने लगे, या एक वो ग्रेजुअल तरीके से ही कि मुझे अभी अच्छा लगता जा रहा है. आई थिंक दिस वाज अ जब मैं अपर जीआई कैंसर्स कर रहा था, सो आई यूज्ड टू डू इसोफेजेक्टमीज एंड गैस्ट्रेक्टमीज. इन ऑपरेशंस की 5 ईयर सर्वाइवल को 30-40% है. तो जब मैं एक बहुत अच्छा कैंसर का ऑपरेशन करता था, गले इसोफेगस का या स्टमक का, 7-8 घंटे लगते थे. 2 हफ्ते में पेशेंट जाता था. पहली बार पेशेंट आता था क्लिनिक, 2 हफ्ते में थका हुआ होता था, 6 हफ्ते में आता था और थका हुआ होता था. एंड आई यूज्ड टू वॉच दैट पेशेंट डिटीरियोरेट ओवर टाइम, एंड 2-3 साल बाद वो पेशेंट आना बंद कर देता था बिकॉज दे वुड नॉट सर्वाइव. ऑन द अदर हैंड, जब बैरियाट्रिक पेशेंट्स वापस आते थे क्लिनिक में, दे यूज्ड टू कम एंड हग मी कि डॉक डू यू नो आज मैंने 30 किलो मेरा वजन कम हो गया. एंड दे यूज्ड टू कम एंड हग मी अगेन आफ्टर 6 months. डू यू नो आई गॉट प्रेग्नेंट जब से मैं वेट लॉस हुआ है, एंड दिस हैपनिंग इन मेरठ एज वेल नाउ. दे कम एंड हग यू कि डॉक्टर आई गॉट प्रेग्नेंट. मैंने 10 बार आईवीएफ कराया था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, बट जब से मेरी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है मेरे हार्मोन्स करेक्ट हो गए हैं, एंड आई कैन कंसीव नाउ. या फिर दे कम विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स के डॉक मेरी शादी पक्की हो गई है, शादी पक्की नहीं हो पा रही थी. तो नॉट दैट कैंसर्स को ट्रीट करना जरूरी नहीं है, बट जो ग्रेटिफिकेशन, जो हैप्पीनेस मुझे ओबेसिटी से मिल रही थी, वो कैंसर्स में नहीं मिल रही थी. So that's why I switched my branches to bariatric surgery. मुझे लगता है ये मैंने अपनी बहुत एक लिमिटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, मेरे को 6 साल हो गए एज अ कंसल्टेंट काम करते हुए, मुझे उसमें भी देखने को मिला है कि देयर वर सो मेनी पेशेंट्स हु अंडरवेंट बेरियाट्रिक सर्जरी एंड हमने उनकी मेडिकेशन इतनी टेपर डाउन कर दी एंड दे फेल्ट रिलेटिवली मच बेटर. जो हम एक अच्छी खासी एक मेडिकेशन लेवल पे भी उन्हें वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, स्पेशली कंसिडरिंग सुसाइडलिटी, जो मैंने सबसे ज़्यादा चेंज देखा, क्योंकि एक तो सोशल स्टिग्मा कम हो गया भाई आपके साथ, एंड इवेंचुअली हम तो हर पेशेंट को यही समझाते हैं कि भाई वेट के हिसाब से दवाई चलती है. हमने तो यही पढ़ा है भाई, वेट के हिसाब से बैलेंस करके हम हर चीज़ चला रहे हैं. तो ओवरऑल जब वेट ही रिड्यूस हो जाएगा तो आपका मेडिकेशन लोड वैसे भी कम हो गया, सोशल मूवमेंट इंप्रूव हो जाता है, स्पेशली जो एक वर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है. तो आई थिंक आपकी वो टॉक में ही एक लाइन बोली थी कि वन शॉट है जो सारी चीज़ों का एक सोल्यूशन स्टार्टिंग है. अब वहाँ पे भी जैसे आप बेरियाट्रिक कर रहे थे,
अब यहाँ आके हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू एस्टैब्लिश और स्टार्ट समथिंग न्यू कि मेरठ के पीपल को ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक बीमारी है और इसका इलाज पॉसिबल है। एंड ये आज की बात नहीं है, आज हमारे पास ट्राइजेप्टाइड और सारी चीज़ें हैं। दिस इज हाउ लॉन्ग बैक, यू सिंग 2022। तब तो ये इंजेक्शन सुनी हुई बातें थी कि नेट पे ओजेम्पिक कहीं देखा है, यूएस में लगता है। करेक्ट। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू यहाँ आके ये नया कॉन्सेप्ट ही डालना कि ये इलाज हो सकता है और मैं करूँगा? क्वाइट डिफिकल्ट आई मस्ट से, इन सिंपल वर्ड्स। 5 साल मुझे मेरिट में एजुकेशन करने में ही लग गए हैं, बिकॉज अभी तक ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मोटापा एक बीमारी है। लोग सोचते हैं मोटापा एक एडिक्शन है, मोटापा एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम है जो कि ज्यादा खाना खाने या कम एक्सरसाइज करने से हो रही है। तो पहला पार्ट तो प्रॉब्लम का है अवेयरनेस करना, कि मेरिट में अवेयरनेस करो किस तरह से कि मोटापा एक बीमारी है। सेकंड प्रॉब्लम है बताना उन लोगों को कि मोटापे, इस बीमारी का फिर एक ट्रीटमेंट है, और फिर बताना उस मोटापे का, उस बीमारी का ट्रीटमेंट है या दवाइयां या सर्जरी। सो इट इज अ 3 pronged अप्रोच। अभी तो मैं फर्स्ट प्रॉन्ग पे ही चल रहा हूँ, एजुकेटिंग पीपल दैट ओबेसिटी इज अ डिजीज एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई थिंक बाकी बीमारियां सच एज अपेंडिसाइटिस होगी, आपको दर्द होगा आप आ जाओगे, कराओगे। आपके गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है आपको दर्द होगा आप आ जाओगे, आपके घुटने घिस गए आपको दर्द होगा आप आ जाओगे। ओबेसिटी की ये प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे आती है, हर साल आपका 1-2 किलो 4 किलो 5 किलो वजन बढ़ता रहता है, और पेशेंट अपने आप को अकोमोडेट करता रहता है इस वेट गेन के साथ। और जैसे जैसे पेशेंट अकोमोडेट करता रहता है उसकी बीमारियां बढ़ती रहती हैं तो वो नोटिस नहीं करता है। अगर यही 10 किलो वजन एकदम आ जाए, ओवरनाइट आ जाए, तो हर इंसान नोटिस करेगा। प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी इज इट कम्स सो स्लोली। ये उस मेंढक की तरह है जिस मेंढक को हम ठंडे पानी में डालते हैं और धीरे 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 वो पानी गर्म करते रहते हैं, मेंढक की बॉडी अकोमोडेट करती रहती है और एक टाइम पे आके मेंढक मर जाता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ओबेसिटी इज डूइंग। अगर हम किसी को एकदम गर्म पानी में डालेंगे तो उछल के भाग जाएगा, बट दैट इज द प्रॉब्लम विद ओबेसिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू वन मेक पीपल अवेयर अबाउट ओबेसिटी एंड टू टू गेट देम टू एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। तो इसमें हम तो चलो ट्रीटमेंट लेवल पे हैं, ऑब्वियसली समझाने का ही जो प्रॉब्लम है, बट हाउ मच इज इट इफेक्टिव अंटिल अनलेस वी चेंज द होल सोसाइटल नॉर्म्स की ओबेसिटी बीमारी है, ये एक चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं है। जो आई एम श्योर इवन इन अ लॉट ऑफ सोशल सेटिंग्स वी हैव नोटिस पीपल कॉलिंग आउट पीपल, तुम्हारा वेट बढ़ गया है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी शादी कैसे होगी, मोटी लड़की से तो कोई शादी नहीं करता है, या अरे बच्चा होने के बाद देखो इसने तो अपने आप पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। दीज आर सो कॉमन स्टेटमेंट्स जो मैं नहीं सोचती किसी ने ऐसा होगा जो नहीं सुनी हो। तो इतना वो हमारे अंदर बॉडी इमेज इश्यूज, आई एम श्योर आप तो काम यही करते हैं, छोटे बच्चों से ही कहना शुरू कर देते हैं इतना मोटा बच्चा है इसे खिलाया मत करो, उसके दिमाग में तो वहीं से डाल दिया ना कि ये तेरी गलती है, यू आर ईटिंग यू आर ओबीज। कोई जेनेटिक्स की बात नहीं करता, कोई नहीं कहता भाई तुम्हारी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है और ये इशू चल रहा है। ये कैसे टैकल करें हम कि भाई ये चेंज कैसे हो पूरी बात? मैम बॉडी शेमिंग इज अ ह्यूज इशू एंड ये बाहर बेटर होता जा रहा है, इंडिया में अभी भी काफी है, एंड इसका तरीका एजुकेशन ही है और कोई तरीका नहीं है। अनलेस वी आर एबल टू एजुकेट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड के पीपल आर डिफरेंट। अब देखिए कोई, वी डोंट बॉडी शेम, वी यूजुअली डोंट बॉडी शेम पीपल हु आर टॉल और शॉर्ट, वी एक्सेप्टेड इट इज अ जेनेटिक डिफरेंस के भाई कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई डार्क है कोई फेयर स्किन्ड है। ऑफ कोर्स पीपल स्टिल बॉडी शेम पीपल हु आर वेरी डार्क स्किन्ड, के जिनकी बहुत डार्क स्किन है उनको लोग मजाक उड़ाते हैं कभी कितना काला है। वही प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की, बट एक डिफरेंट लेवल पे है। जैसे ही कोई जरा सा मोटा होने लगता है उसको ताने मिलने लगते हैं। नाउ टू एन एक्सटेंट दिस इज हेल्पफुल कि भाई पेशेंट को रियलाइजेशन आ जाता है, only to an extent, but to a huge extent it is not helpful because you start getting them withdrawn। अब वो विड्रॉ कर जाता है, अपने आप में ही रहने लगता है, वो आपसे इंटरमिंगल करना बंद कर देता है, घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, सोसाइटी में एंगेज नहीं करता है। बिकॉज आई सी सो मेनी पेशेंट्स कहते हैं सर हम मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, वी प्रेफर टू अटेंड ऑनलाइन मीटिंग्स। एंड मैं प्रमोशन नहीं लेना चाह रही हूँ बिकॉज मुझे प्रमोशन के बाद ट्रैवल करना पड़ेगा। सो दे प्रेफर नॉट टू डू दैट, दे डोंट गो फॉर प्रमोशंस, दे डोंट गो फॉर ट्रैवलिंग जॉब्स एंड दे आर क्वाइट हैप्पी नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। अगर ग्रुप में होंगे तो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है, एंड all of them feel that they are not taken seriously because of their weight. That holds you back academically, financially, professionally. In every way, people judge you कि भाई you don't even take yourself seriously. अब तुम्हारे देखो weight क्या हो रहा है, so why should I take your comment seriously?
तो ये होने लगता है. सो इट जनरली लीड्स टू डिटोरिएशन होता है, तो पेशेंट्स में और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो और ऑब्वियसली ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगती हैं. सो इट्स अ वेरी विशियस सर्कल. बिल्कुल बिल्कुल. हाउ मच डू यू थिंक फैमिली सपोर्ट इसमें है कि अर्ली रिकॉग्निशन या अर्ली हेल्प? जैसे मैं तो मानती हूँ आजकल एक वो जो प्रोटीन बूम आया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन या पहले एजुकेशन नोइंग, बट फैमिली रोल से स्टार्ट करते हैं. फैमिली एक्नॉलेजमेंट या हेल्प किस एज से या कहाँ से स्टार्टिंग है कि हाँ यहाँ से कुछ चेंजेस हो जाए तो शायद इस जने में थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा? आई थिंक मैम जितनी जल्दी सपोर्टिव फैमिली मिल जाए उतना अच्छा है. जितनी जल्दी फैमिली सपोर्ट करने लगे कि भाई यू आर ओवरवेट, वील ट्राई हेल्पिंग यू, एंड दे विल ब्रिंग सम चेंजेस एज वेल. बिकॉज आपने नोटिस करा होगा, अगर सभी लोग घर में खाने की हैबिट्स जरा सी बदल देंगे, the person who's overweight will find it easier to change their habits. Because no matter how you lose weight, whether you lose weight with medicines or with surgery, you will have to change your habits anyway. What medicine and surgery are doing, they're changing your metabolism. But we have to start living differently. We have to look at our energy intake or energy expenditure. बट अगर घर का सपोर्ट होगा तो हमें चेंजेस करना आसान हो जाएगा, सो दैट व्हेन यू गो इन फॉर अ मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एटलीस्ट उस ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. In terms of acknowledgement that yes this is an illness and let's seek help, I think वहीं से फैमिली का सबसे ज्यादा स्टार्ट हो गया. सबसे ज्यादा मैम, द यू विन हाफ द बैटल व्हेन यू एक्नॉलेज दैट समबडी इज इल. जब कोई साइकियाट्रिक पेशेंट आपके पास आता होगा, जब उसके स्पाउस या उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है कि यू हैव अ प्रॉब्लम एंड वी विल सपोर्ट यू, आधा बैटल तो मैम वही है. ओबेसिटी में भी आधा बैटल यही है. जब एक बार फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है भाई प्रॉब्लम है, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, आधी प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाती है. सर हमारी फील्ड में तो ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट होता है जब घर वाले बॉदर होने शुरू हो जाते हैं. Yes. जब तक पेशेंट डिप्रेस्ड सैड अकेले बैठा हुआ है खाना नहीं खा रहा, थोड़ी उन्हें दिक्कत होती है. जहाँ उन्हें चिल्लाना मार पिटाई वाली चीज स्टार्ट हुई, ट्रीटमेंट उनका वहां से शुरू होता है कि अब कोई प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई एवरी मैनिक एंड साइकोटिक पेशेंट गेट्स ट्रीटेड फर्स्ट देन अ डिप्रेस्ड पेशेंट. जो Correct. बॉदर नहीं कर रहा वो तो घर में पड़ा हुआ है. करेक्ट. In terms of family वाली चीज, I would feel being a pretty dark skinned person myself, I would say body shaming तो बहुत ही ज्यादा है. बट वेन यू डोंट हैव पीपल अराउंड यू सेइंग स्टफ लाइक दैट, इट डज नॉट अफेक्ट यू. सोशली लोग बोल रहे हैं, पर अगर आप घर आते हो और आपकी फैमिली डिसमिस करती है कि ये नहीं होता, लोग गलत बोल रहे हैं, तो आपके अंदर शायद वो कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप होगा. बट कंसिडरिंग ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी इज ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक दैट अराउंड, तो मैं पर्सनली ये बात बहुत फील करती हूँ कि अगर मुझे उस टाइम पे पीक टीनेज ईयर्स व्हेन यू हैव सो मच बॉडी इमेज इश्यूज एज इट इज, इन द सेंस आई वुड से अगर सब लोग उस समय वही बात बोलने लगे और आपकी फैमिली उनके साथ अग्री करे, विच हैपेंस टू सो मेनी पीपल इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन पीपल टेक n number of supplements जिससे कुछ होना नहीं. देन अबाउट कलर, देन अबाउट बॉडी शेप, हम इसमें से कुछ भी इन्वॉल्व करें, अगर बाहर से आप वो बात सुन के आ रहे हो एंड देन होम अगेन पीपल लाइक यार यू नीड टू वर्क ऑन इट, एंड स्पेशली विद मैरिजेबल एज पीपल इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एक आप पे आंसर आ जाता है तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. करेक्ट. क्योंकि इंडिया में वो इतनी बड़ी बात है, शादी कैसे नहीं करेगा इंसान. तो डू यू ऑल्सो सी दैट काइंड ऑफ शिफ्ट कि स्पेसिफिकली वो शादी वाली मैरिजेबल एज के पीपल कम मोर फॉर हेल्प, इज इट सो? मैम यू हैव टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Almost 20 to 30% of my patients are girls and boys who are of a marriageable age, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या जिनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं. तो 18 से 30 would be 30% of my patients, and I'm very pleased to tell you कि इनके ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होते हैं. And last year itself, at least 6 girls and 2 or 3 boys who've had bariatric surgery with me got married last year. They came with, of course, sweets and all, and they invited me for their wedding as well. And मेरा question बड़ा interesting था उनसे. मैं कहा, do you really want me to come to your wedding? कहते हैं, doc, why do you ask that? मैं कहा, देखो अगर मैं तुम्हारी wedding में आया तो लोगों को शक होने लगेगा कि कुछ हुआ है. And you obviously haven't told your spouse. That's the biggest problem. So the bigger problem is they haven't told their spouse. And they don't want to, because उनको लगता है कि इससे उनकी respect और कम हो जाएगी, which I don't think is true, but each to their own. उनको ऐसा लगता है and they are comfortable with that thought, so they haven't told their spouses. So I end up wishing them well, but I don't go to their wedding because I don't want to jeopardize their secrets. उठ के ही खड़ी हो जाती हूँ. ठीक है. एज अ साइकाइट्रिस्ट सर मैंने तो आज तक 1 या 2 ही शादी अटेंड करी होंगी, मुझे तो कोई नहीं बुलाएगा क्योंकि ये तो इतना बड़ा स्टिग्मा है कि आप इन्हें कैसे जानते हो. Correct. तो
मुझे हाँ मिठाई तो मिल सकती है, वहाँ तो दे देते, मुझे कोई नहीं बुलाता है बिल्कुल भी। तो आई नो द पेनिट्रेशन ऑफ स्टिग्मा इज सो 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 डीप दैट पीपल फील ashamed. They should indeed be proud that we recognized a problem and we sought help. Instead, it is like, oh, you had a problem and then you got treated. ट्रू मैम, एंड ये मैंने इंग्लैंड में भी काफी देखा है कि इंग्लैंड में तो एटलीस्ट people are very open with their psychiatric disorders and their depression disorders. I mean, you would remember 1983 में data आया था 82 में कि one of the commonest prescribed medicines in India was Ranitidine. Currently in the UK, the commonest prescribed medicine is either fluoxetine or sertraline. These are the commonest prescribed medicines, and people are not proud, but they are very open about it कि भाई हम fluoxetine ले रहे हैं, sertraline ले रहे हैं. On the other hand, in India, if you ask somebody about antidepressants, one, they will not tell you, and if they tell you, they'll be so secretive about it. तो इंडिया की अपनी परेशानियां हैं. They don't want to discuss their psychological issues, their psychiatric issues, their struggles with fertility, their struggles with obesity. बहुत टैबूज हैं, बट ओपनली हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ करा लेंगे, हम नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे. वेल, आपको कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ क्यों हो रहा है? Because आपका genetic disorder था to accumulate more fat in your vessels, and probably your dietary habits were such they promoted that. Now it is the same two problems जिनसे obesity भी होती है. तो जो CABG या हार्ट अटैक करा रहा है वही obesity भी करा रहा है. तो हम बड़े हैप्पीली, बड़े प्राउड होके बताते हैं कि मेरी 4 वेसल बदली गई है डॉक्टर साहब, या मुझे 3 स्टेंट लगे हैं. बट आप वो बिल्कुल बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है किसी को बताना नहीं चाह रहे, जबकि दोनों सेम ही बीमारी हैं. एंड ये मुझे समझ में नहीं आती अभी बात. Our mission particularly is to make mental health issues to that point that people sitting in the family be like, अरे मेरे को शुगर है, मेरे को ना चीनी मत देना चाय में. We want it to be normalized to that level कि हाँ भाई मेरे को ये दिक्कत है, या फिर मेरे घर में इसके सामने ऐसी बातें मत करो, इसको स्ट्रेस होता है, या लिटिल बिट स्पेशली कंसिडरिंग फ्रॉम फैमिली. हमारा घूम फिर के सारा वही होता है. दुनिया को नहीं बदल सकते, एटलीस्ट हमारे आसपास 4-5 जो लोग हैं वो बदले, और कम से कम हमें उनका सपोर्ट तो मिले. क्योंकि हम ऐसा नहीं मान सकते पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, स्टिग्मा खत्म ही हो जाएगा. वो तो आई थिंक जो मेजर बड़ी इश्यूज हैं उनका ही आज तक नहीं हो पा रहा. वॉर इतनी ओपनली चल रही है जो सबसे खराब चीज है एक होने के लिए फॉर अ सिविलाइजेशन. तो जब उसे कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट पीपल अराउंड अस वी कैन स्टार्ट. हाउ हैज सर दिस चेंज अ पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन, like not as Dr. Rishi Singhal? How has person Rishi changed in this? A lot. देखिए मैम, surgeons are very difficult characters. My wife would probably agree with me completely here कि surgeons के साथ जीना आसान नहीं है. We are very stubborn people. We have a very fixed way of thinking और वो हम करते रहते हैं. But working with obese patients, I have become very flexible now. And जब मेरे से कोई कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं कहा, I always tell them कि इंसान की परिस्थितियों को हम जज नहीं कर सकते हैं. आई मे रेस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे एक परिस्थिति में, एंड इन अ डिफरेंट वे एक और परिस्थिति में. और ये समझना समय के साथ आया है और बैरियाट्रिक सर्जरी करने से आया है कि हर इंसान जो मोटा होता है वो आके बता नहीं सकता अपनी परेशानियों को, और उन परेशानियों का ट्रीटमेंट नहीं सीख कर सकता. कुछ लोग अपना घुट घुट के जीते रहते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं. तो ये सीखने को मिला है इस स्पेशलिटी से कि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं, और उस परिस्थिति में वो कैसे करते हैं, कैसे कोप करते हैं, ये भी अलग होता है. तो हमें कोई हक नहीं है किसी को जज करने का, क्योंकि हर इंसान अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है. बिल्कुल. आई पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइन कहीं ब्लर होती जाती है. इवेंचुअली यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस. आपकी थिंकिंग, जब आप रोज लोगों को चीज समझाते हो तो पर्सनल लाइफ में भी पेनिट्रेट करती है वो वाली चीज. इफ आई एम स्टैंडिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ समबडी इज बॉडी शेमिंग और दे आर belittling मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो मैं तो वहां टोक देती हूँ. अब ये मेरे लिए अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सोशल सेटिंग में मुझे अपने आप को पहले कंट्रोल करना पड़ता है कि हर जगह वो मोर्चा नहीं निकालना है कि नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है. But yes, I am that person today again, which is uncomfortable to be with if you are somebody very close to me, because I will point it out. You cannot be in my company and be like, वो तो मोटा है, वो तो ऐसे कर. I'm like, no, you cannot say that. Correct. That's wrong. So have you found yourself in these social situations be like, इसे ऐसे मत बोलो, इसे ऐसे मत बोलो? Have you been that uncomfortable person? I have to tell people. तो लोगों को पता ही है कि भाई आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट बैरियाट्रिक सर्जरी. सोशल सर्कल में कोई मोटापे की बात भी होती है. एक्चुअली एक तो होता है मेरे साथ, जब मैं किसी शादी या पार्टी में जाऊंगा, कोई ना कोई दोस्त या रिलेटिव आ जाएगा बात करते हुए कि भाई करना क्या है ये बताओ. बिकॉज अनलाइक अदर डिसऑर्डर्स जो डायग्नोज करने पड़ते हैं, मोटापा तो शीशे में देखो डायग्नोज हुआ था. It is one of the most easily diagnosed problem in this world.
तो लोग आते भी हैं हल पूछने के लिए। तो रिकग्निशन तो आसान है, बट उससे स्टिग्मा हटाना उतना ही मुश्किल है। तो रिकग्निशन तो ऐसी एक बीमारी दुनिया में जो हर एक आदमी पहचान सकता है, बट उसका स्टिग्मा बहुत ज्यादा हो। इट इज वन ऑफ दोज रेयर डिजीज आई थिंक। तो यस, मेरे से लोग आके पूछते हैं इस बीमारी में। एंड बॉडी शेमिंग का मैं इतना नहीं देखता हूँ, मेरे से लोग ऐसा नहीं कहते हैं मोटापे के बारे में, बिकॉज दे नो आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट इट। बट yes, one good thing that has happened is people are starting to ask answers कि क्यों हो रहा है, but does not mean they're ready to accept what I tell them. जब मैं उन्हें बता दूं बीमारी है, कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में मरीज से बात कर लूंगा, मरीज उठ के कहेगा डॉक्टर साहब लगता है मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। एंड दिस पर्सन हैज ट्राइड ऑलमोस्ट 10-15 टाइम्स इन द लास्ट 10 years to lose weight. वो साइकिल बहुत खराब है ना, लूज होएगा बट द टेंडेंसी टू गेन इज स्टिल देयर, सो दे कीप ऑन गेनिंग रीगेनिंग दैट। करेक्ट। तो क्या होता है जब भी हम वेट लॉस करते हैं, एज यू नो, हमारी बॉडी की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स होती हैं। ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन होता है, जब हम डाइटिंग करते हैं ये बढ़ने लगता है, और लेप्टिन जो हमारा फुलनेस करता है, सटाइटी करता है, वो घटने लगता है। तो जैसे जैसे वजन घटता है, हमारे ये हार्मोन्स उल्टी डायरेक्शन मूव करते हैं और हमारी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। तो जितना भी हम खा रहे हैं वो भी ज्यादा हो जाता है हमारे लिए। एज अ रिजल्ट वी स्टिल कीप ऑन गेनिंग वेट, तो वेट लूज नहीं हो पाता। आप और डाइटिंग करते हैं तो आपका बीएमआर और रिड्यूस होता है, एंड इवेंचुअली यू गिव अप एंड द वेट रिबाउंड्स। सो दैट इज व्हाई यू ओवरशूट। अगर आप 120 किलो के थे, डाइटिंग करते हैं, आप 110 पहुंच जाएंगे, बट ओवरशूट करके 125 पे लैंड अप करते हैं, एंड यू बिकम इवन मोर डिप्रेस्ड कितना एज अ रिजल्ट। डिसहार्टनिंग है उस पर्सन के लिए, क्योंकि उसे तो पर्सनल फेलियर लगता है ये वाली चीज। करेक्ट। देखिए, ब्लड प्रेशर की दवाई जब बंद करते हैं तो ब्लड प्रेशर वापस उसी लेवल पे पहुंचता है। डायबिटीज की दवाई बंद करते हैं तो डायबिटीज उसी लेवल पे पहुंचती है। मोटापे की दवाई जब बंद करते हैं, मोटापे का ट्रीटमेंट जब आप बंद करते हैं, तो मोटापा ओवरशूट करता है। इट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इट्स लाइक अ गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी की तरह है जिसको रोकने में बहुत टाइम लगता है। तो मेटाबॉलिज्म जाके तब नॉर्मलाइज होती है जब 120 का 125 वजन आता है। एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ट्रीटिंग पीपल इन द यूके एंड यहाँ, बिकॉज भाई रेस ही अलग हो गई, तो वो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑब्वियसली थ्रिफ्ट जीन थ्योरी या यहाँ पे वो स्टार्वेशन वाली जो हमारी थी, तो वी कम फ्रॉम जनरेशंस ना। हम ये कहते हैं कि आज डाइट तो चेंज हो गई पर जीन्स वही चल रहे हैं। करेक्ट। इज इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन पीपल मोर टू लूज वेट? वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में जब आप थ्रिफ्टी जीन की बात कर ही लिए, तो लेट मी गो इनटू सम हिस्ट्री अबाउट थ्रिफ्टी जीन। तो थ्रिफ्टी जीन इज अ जीन दैट वी टॉक अबाउट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थ्रिफ्टी जीन क्या होती है? ये जीन ये कहती है कि बॉडी कॉम्पोजिशन इंडियंस का और कॉकेशियंस का बिल्कुल अलग है। सो फॉर द सेम बॉडी मास इंडेक्स, जैसे बीएमआई जो होता है, वी हैव मच हायर फैट कंटेंट देन मसल कंटेंट एज कंपेयर टू कॉकेशियन या गोरे इंसान। और ऐसा क्यों है? नाउ गो बैक टू ग्रेट बंगाल फैमिन। The first Great Bengal famine, almost 500,000 या मिलियन पीपल डाइड, 10 लाख लोग मर गए थे उसमें। तो जो लोग बचे उस बंगाल फैमिन में, देयर बॉडीज वर डिजाइंड, ऐसी थी डिजाइन कि वो अपने अंदर फैट्स या ग्लूकोज स्टोर कर सकते हैं, तो वैसी बॉडीज बची। अब सेकंड बंगाल फैमिन हुआ तो इसी में से वो लोग मर गए जो कम स्टोर कर सकते थे, एंड पीपल हु सर्वाइव्ड कुड स्टोर मोर। सो ये जनरेशन एक ग्रो करने लगी बंगाल साइड पे, स्पेशली बंगाल बांग्लादेश साइड पे। सो इफ यू गो टुवर्ड्स बंगाल एंड बांग्लादेश, यू विल फाइंड पीपल who are normal BMI 25-26 and have type 2 diabetes, because those bodies were capable of storing or assimilating fat. Now North India में exactly completely dispersed नहीं हुए gene, but yes, there are interlinks of this gene. That is why North Indians are more likely to be diabetic than South Indians, who are genetically a slightly different race to North Indians. I think we are Dravidians and they are they are Dravidians and we are not Dravidians. I'm also a little confused on this. But this genetic structure is different. So thrifty gene has a huge effect in the Bengal area. But North India में भी thrifty gene तो है, देखिए हम सब में आ गई है वो वाली genes, but they are not as deeply incorporated as in Bengal area. Is it difficult for women to lose weight more than men? PCOD is one such problem. PCOD is a double-edged sword. ऐसा सिंपली हमारे दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, पीसीओडी पतला होने से रोकता है और मोटापा पीसीओडी ठीक होने से रोकता है। सो इट्स अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग लूप। पीसीओडी से मोटापा ज्यादा होगा और मोटापे से पीसीओडी ज्यादा होगा। आप सिंपली ये समझ लें। तो women who have PCOD will find it very difficult to lose weight, and as a result it is even more important for them to consider either pharmacological treatments जैसे दवाइयां हो गई या फिर surgical treatments. But even with lean PCOS, that still goes back to insulin resistance.
Yes, but this lean PCOS goes back to the thrifty gene, जो कि इंडिया में कॉमन है और वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी कॉमन नहीं है. लीन PCOS इज बिकॉज PCOS क्यों होता है? बिकॉज फैट के अंदर फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं. दैट्स इट. नाउ बिकॉज इंडिया में लीन फैट भी होते हैं कि people who have a BMI of 25 still have a lot of fat, and that is why they have PCOD, जो कि अमेरिका में, यूएस में, यूरोप में नहीं होता बिकॉज देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. तो लीन पीसीओएस इज समथिंग वी ओनली फाइंड इन इंडिया रियली, और बांग्लादेश फॉर दैट मैटर. I was not aware, and I think PCOS overall ही as a concept is like जो उसके बारे में बात करना या अवेयरनेस है वो भी बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है. एंड लीड PCOS तो मैं मानूंगी बहुत ही रिसेंट कॉन्वर्जेशन है यहाँ पे स्पेसिफिकली. हाँ, कॉन्वर्सेशन अभी रिसेंट ही है पीसीओएस के और ट्रीटमेंट्स, बट स्टिल इट इज वेरी डिसहार्टनिंग व्हेन आई सी पेशेंट्स with who are overweight or obese and have PCOD और उनके IVF की साइकिल्स पे साइकिल्स हो रही हैं, but nobody is addressing the root cause which is their PCOD, और उसका रूट कॉज है वेट. तो इन पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन पर डाल देते हैं और उनका IVF करने लगते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू कीप ऑन ओवर स्टिमुलेटिंग द ओवरीज, इवेंचुअली एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे और बच्चा भी हो जाएगा. बट दिस कुड हैव ऑल हैपेंड इफ यू हैड एडवाइज कि वो लड़की वेट लॉस कर ले या उसका हस्बैंड वेट लॉस कर ले, एंड वेट लॉस से ही हो जाता जो काम. आई हैव पेशेंट्स who have been unsuccessful with multiple cycles of IVF. They had bariatric surgery or took medicines, they lost their weight and conceived naturally बच्चा हो गया, उन्हें IVF की जरूरत ही नहीं पड़ी. I have seen similar cases happening. I'll quickly go over to the thing that everybody has been talking about these days, which is the magic drug. So now we have a medication and injection available in India. How much has this revolutionized and क्या नाम है यहाँ पे आपके हिसाब से कितना फायदा होगा? Obviously considering lifestyle changes, injectable and surgery, how much is this going to help people? Firstly, it is great news क्योंकि इंडिया में कुल 150 बैरियाट्रिक सर्जन, आप समझिए यूपी में कुल 4 बैरियाट्रिक सर्जन हैं. तो इन 4 बैरियाट्रिक सर्जन के लिए 25 करोड़ की पॉपुलेशन को एजुकेट करना इम्पॉसिबल था. दीज ड्रग कंपनीज हैव बिग पॉकेट्स, इनके पास काफी बड़े एडवर्टाइजिंग बजट्स हैं, तो एडवर्टाइजिंग कर रही हैं. सो ओबेसिटी अवेयरनेस इंक्रीज कर रही है. तो पहला तो अच्छा काम ये कर. एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल. आई थिंक दिस इज द टाइम टू बी, मतलब आई वुड नॉट मेक सच अ बिग क्लेम, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अ पेडियाट्रिक सर्जन. इंडीड दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज this is the time when this disease is going to be recognized. जैसे आज से 30 साल पहले it was time to be a cardiac surgeon. Now it is time to be a bariatric surgeon. तो अब ये disease recognize हो रही है, उसको वो respect मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी. पहली चीज. दवाइयों का दूसरा फायदा क्या है? Not bariatric surgery is not for everybody. Obesity is like any other disease. हर disease के multiple treatments होते हैं. किसी भी डिजीज का, सपोज कार्डियोलॉजिकल डिजीज, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, आपकी कॉर्नरी आर्टरीज में फैट जमा हो गया, तो पहले तो आपको स्टैटिन्स चलेंगे, एक वो ट्रीटमेंट हो गया. स्टैटिन्स काम नहीं करे तो फिर आपको स्टेंट डलेगा, वो दूसरा ट्रीटमेंट हो गया. स्टेंट भी काम नहीं करे तो तीसरा ट्रीटमेंट हो गया आपका कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. सिमिलरली आप ओबेसिटी को समझ सकते हैं कि ओबेसिटी के 2 मेन ट्रीटमेंट है, या तो दवाइयां हैं या सर्जरी है. बट हर एक को सर्जरी की जरूरत नहीं और हर एक को दवाइयां काम नहीं करेंगी. तो दवाइयों के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, दवाइयां आर वेरी इजी टू टेक, दे रिड्यूस योर एपेटाइट, सो उनसे आपको भूख कम लगने लगती है और आपका 10 से 15% टोटल बॉडी वेट कम हो जाएगा. तो अगर आपका वजन 150 किलो है तो 10 से 15% मतलब 15 से लेकर 22.5 से लेकर 25 किलो तक आपका वजन कम हो जाएगा. तो 150 किलो का इंसान 125 किलो का हो जाएगा. दैट इज द गुड पार्ट. बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दीज ड्रग्स हैव टू बी टेकन फॉर लाइफ. जैसे अगर आपको शुगर हो जाती है और मैं शुगर की दवाई दूंगा, शुगर की दवाई बंद करूंगा तो शुगर बढ़ जाएगी ना. जैसे मैं ब्लड प्रेशर की दवाई दूंगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, बंद करूंगा तो बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर. सिमिलरली मैं मोटापे की दवाई दूंगा तो आपका 15 से 25 किलो कम हो जाएगा अगर आप 150 किलो के हैं. बट अगर आप बंद करेंगे तो सारा वजन वापस आ जाएगा. दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज जब हम वेट लॉस करते हैं, रैपिड वेट लॉस, सो वी लूज बोथ फैट एंड मसल. वी लूज 60% फैट एंड 40% मसल. बट जब आप वेट रीगेन करते हैं 90% आप फैट रीगेन करते हैं. तो एक्चुअली आपकी पीसीओडी वर्सन हो जाएगी अगर आप दवाइयां बिना सुपरविजन के बंद करेंगे. आपकी डायबिटीज वर्सन हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर वर्सन हो जाएगा, आपकी कार्डियक डिजीज वर्सन हो जाएगी. तो ये दवाइयां आर वेरी गुड, बट द पार्ट दैट इज मिसिंग इन द एजुकेशन इज कि इन दवाइयों को लाइफ लॉन्ग लेना है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर मिसिंग इन इंडिया राइट नाउ. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लाइन जो मैं सुबह शाम दिन रात बोलती ही रहती हूँ. जब कोई मुझसे बोलता है ये वाली दवाई कब तक खानी है, साइकोसिस के, शुगर की दवाई पूरे जिंदगी खानी है, ये ऐसे ही खानी है. जैसे उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, ऐसे इसमें माइंड में ये केमिकल नहीं बन रहा है तो ये खानी है, अनफॉर्चुनेटली. एंड देन द क्वेश्चन इज व्हाई.
Why में the only answer probably I can come up simplest is sporadic. Unfortunately, this has happened to you and then you have to take it. Yes. Easiest way to explain, because I think कहीं ना कहीं हम सब उसे rationalize करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, why me. Somewhere, somehow we have to sit with this thought and accept that there is no answer to it. Some things just happen. Besides obesity, I'm not saying lifestyle changes and everything, but yes, there is sometimes you cannot find the answer. तो उस वजह से हम और जो परेशान और घूमते जो चले जाते हैं ना उसमें कि क्यों मुझे ही क्यों हो रहा है. उससे अलावा हम ये अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा जो मेनली हम सीबीटी थेरेपीज में करते हैं. वाई मे से ना कि हाउ टू मेक इट बेटर फॉर मी, वो स्विच करना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन वहां आ जाता है. जस्ट एक्सेप्टिंग दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ आई नीड टू मेक इट बेटर. अग्रीड. एंड इंडिया की पॉपुलेशन की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर पेशेंट्स, आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे, मैं तो देखता ही रहता हूँ ऐसे, कि डॉक्टर साहब मुझे पता चल जाता है मेरा ब्लड प्रेशर किस दिन बढ़ रहा है और उस दिन मैं दवाई ले लेता हूँ. फिर दर्द होने लगता है. या मुझे मेरी शुगर किस दिन बढ़ रही है पता चल जाती है और उस दिन मैं शुगर की दवाई ले लेता हूँ. नाउ शुगर इज एन एसिम्प्टोमेटिक डिजीज एंड सो इज ब्लड प्रेशर. तो कोई आदमी डायग्नोज नहीं कर सकता कब ये बढ़ रहा है. तो इंडिया में मेरे से जब लोग पूछते हैं कि दवाइयाँ, यस दे आर डूइंग गुड जॉब बट विल दे बी सक्सेसफुल, द अनफॉर्चुनेट आंसर इज नो. इंडिया इज अ वेरी नॉन कंप्लायंट कंट्री. यहाँ पर लोग किसी चीज से कंप्लाई नहीं करते हैं. रोड ट्रैफिक रूल से कंप्लाई नहीं करते हैं. सड़क पे केले का छिलका फेंकेंगे, रोड पे उल्टी साइड ड्राइव करेंगे. और दवाइयां जब डॉक्टर बताएगा तो कहेंगे डॉक्टर ने 5-7 लिखी थी बट मुझे नहीं लगता ये लेनी चाहिए, मैंने ऊपर की 2 खा ली, मैंने ऊपर की 2 ले ली है बिकॉज मुझे लगता है मुझे उन्हीं की जरूरत है. तो इंडिया एज अ सोसाइटी इज अ नॉन कंप्लायंट सोसाइटी. जो आपने अपनी बीमारी में भी देखा होगा, साइकाइट्री में लोग दवाइयां रेगुलरली नहीं लेते हैं. तो दैट्स व्हाई वो होली दिवाली द वेदर चेंज एंड देन you see a flood of relapses because Yes. why, हमें तो लगा था हम ठीक हो गए, हमने दवाई बंद कर दी, then comes the weather change which is not as significant here. Yes. in countries like UK उस समय तो seasonal depression flood होता है. Correct. यहाँ पे तो still थोड़ा weather fluctuation से भी this March time, April time you will see people relapsing left and right because why, your body is not producing that chemical, it needs to be produced from outside. वो डालना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से. करेक्ट. एंड यही, ऑल्दो आपको लगता होगा कि डायबिटीज में रियलाइजेशन आसान हो गया है, पेशेंट्स आर स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट कि भाई इंसुलिन नहीं बन रही है तो इंसुलिन हमें बाहर से दे रहे हैं, बट दे आर स्टिल मोर एक्सेप्टिंग ऑफ ओरल ट्रीटमेंट्स which will boost insulin secretion rather than injectable drugs. So the biggest problem, challenge these drugs are facing, they are injectable because India में एक misnomer है या misconception है कि इसकी आदत लग जाएगी, and which is actually in some ways true, कि अगर दवाई लेते हो तो आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, but not exactly आपको आदत लगती है दवाई की. Absolutely. Again, एक major viral thing जो हर जगह आजकल चल रहा है. What is this protein boost that is happening? There was just this joke yesterday, हमने पढ़ा बस protein induced psychotherapy आनी बच गई है क्योंकि protein induced बाकी सब कुछ है. अब हर चीज में protein है. Yes. I specifically remember when we were kids, we heard this everywhere. प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है. कहाँ से आई मिथ, कहाँ शुरू हुई, पर हर बच्चे ने ये बात तब सुनी होगी. आज क्या है, इज दिस फार्मा पुश्ड, इज दिस इंडस्ट्रियल पुश्ड, और इज दिस अवेयरनेस ड्राइव दैट everything and everybody needs so much protein these days? This is purely pharma led and gym led, I think. तो firstly प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम समझते हैं. Anybody requires 1 to 1.5 grams of protein per kilogram body weight. तो 60-70 किलो के इंसान को करीब 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए. अब नाउ यू गो बैक इन हिस्ट्री, गो बैक टू दारा सिंह. दारा सिंह वाज अ प्योर वेजिटेरियन, उन्होंने अंडे भी नहीं खाए, बट दारा सिंह वाज एबल टू मेक अ गुड बॉडी नॉट हैविंग स्टेरॉइड्स एंड हैविंग जस्ट बेसिक प्रोटीन. वेजिटेरियन फूड में काफी प्रोटीन होता है. काले चने, राजमा, दालें, सोया, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन है. प्रोटीन की कोई कमी नहीं है. देन देयर ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम, काजू, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. वी डोंट इवन नीड एग्स. अगर एग्स मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है. सो फर्स्टली जो लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रोटीन पाउडर लेते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग. दे डोंट नीड इट एट ऑल. यू कैन सप्लीमेंट योर प्रोटीन जस्ट बाय डाइटरी इनटेक, पहली चीज. अब आते हैं जिमिंग पे. अगर आप बेसिक लेवल जिमिंग कर रहे हो, देन आई डोंट रियली थिंक यू नीड एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन्स. बट अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जिमिंग कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गो फॉर ए बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, देन आई विल एक्सेप्ट that you need proteins, but please do not buy these proteins from these local shops that you see around. आप कोई मेडिकल प्रोटीन लीजिए जो एक्चुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. आपको डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब कराना, आप फिर खरीद सकते हैं.
But do not go for these grow your muscle proteins, because almost all of them have steroids. And what these steroids would do, these are the steroids which cause the kidney damage, they weaken your tendons, and eventually I've seen patients जिनके tendons snap कर जाते हैं because of protein induced steroid induced weakness in those tendons. तो आपके हिसाब से कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको बहुत ज्यादा सप्लीमेंटेशन की 4-5 स्कूप वो अपना 60 ग्राम तक पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है? Not at all, not at all. I think हमारी डाइट में, डेली डाइट में इतना मिल सकता है हमें जितना चाहिए. ओ दैट इज अ रिलीफ. मैं तो कई दिन से वो गिन के 20-25 ग्राम के ऊपर, क्योंकि इतनी डाइट नहीं है, इतना खाया भी नहीं जाता. See, मैम आप देखिए, so 90% of the population of India cannot afford this. But आप 90% population को weak और malnourished तो नहीं देख रहे हैं ना. There is a proportion of population in India that is malnourished. But आपका जो रिक्शे वाला है, आप उसको malnourished नहीं कहेंगे. You may call him thin, but he's thin and muscular. He's not malnourished. इवन द फिजिकल रिक्शा पुलर्स, दे बिकॉज वो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके वो ग्रुप ऑफ मसल्स तो अच्छे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनका तो काम ही सारा फिजिकल Correct. वर्क का है. Correct. So I think malnourished, yes, there's a population and they need protein intake और supplemental protein intake, but basic population को कोई ऐसी प्रोटीन, हम ऐसे में हम काम क्या कर रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू वर्क इन अ कार, हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, घर में वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धो रही है, डिश वॉशर है जो कपड़े धो रहा है, गार्डनर है जो गार्डनिंग कर रहा है, तो यू आर नॉट डूइंग such physical labor that you need such heavy amounts of protein. We have to understand कि अगर हम physical labor करें then maybe again एक argument हो सकता है, पर नहीं करें तो कोई जरूरत नहीं है चीज़ों की. Coming back to sir the pediatric surgery from where we started, what is the future that you consider यहाँ से coming? How do we see Meerut accepting this and moving forward from here? I think Meerut has been very accepting of this. Meerut में growth हो रही है, हम 250 से ज़्यादा bariatric operations कर चुके हैं Meerut में पिछले 4-4.5 साल में, and I have at least 100-150 patients with me who are on medical weight loss management, तो दवाइयों पे जो हैं, तो almost 400 patients को मैं Meerut में treat कर रहा हूँ. How do I know this number? Because हम हर patient को lifelong free follow up देते हैं, and I do that because I know that obesity is a lifelong disease. And अगर मैं इस डिजीज के, इट्स लाइक मैं एक एनालॉजी गाड़ी की देता हूँ अपने सारे मरीजों को, कि अगर आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदेंगे शोरूम से और सर्विस के लिए नहीं लेके जाएंगे तो गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी. बट अगर मैं सर्विस के हर बार 10,000 रुपये मांगूंगा तो आप सर्विस के लिए नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने सर्विसिंग फ्री कर दिया मैम. तो मेरे यहाँ सब पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग फ्री फॉलो अप होता है, वेदर दे टेक मेडिसिन और वेदर दे हैव सर्जरी विद मी. दिस अलाउज मी टू गेट गुड आउटकम्स and help them to the fullest. It of course also gives me a lot of gratification कि मैं अपने outcomes खुद witness करता हूँ. So an average patient would come back to me 5 to 10 times a year to show their results because I have free follow-up. Now coming back to your question, Meerut has started accepting this treatment, but we are still in the infancy stage. Meerut में 20 लाख लोग हैं, मतलब उसमें से 2 से 3 लाख लोग मोटे हैं. 10% से 15% ओबेसिटी है एक अर्बन सिटी में, तो कम से कम 2 लाख लोग मोटे हैं, और यहाँ पर हम 400-500 लोगों की बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन टैकल ओबेसिटी इन अ सिटी लाइक मेरठ, बट आई थिंक इट्स अ स्टार्ट. And ending on a quirky note, who came up with the name the Obesity Clinic? I think this was a group effort. This was my wife and I and my father when I had exactly moved to India. उस समय उन लोगों ने we started discussing कि हमें क्या नाम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. This is even before we went into marketing. तो the obesity clinic नाम पड़ चुका था before I started marketing. And फिर TOC was a term branded by the marketing team I hired who are very good, and they helped me come up with the term TOC. But the obesity clinics, because we wanted it to be a place, एक तो नाम आइडेंटिफाई करता है कि क्या बीमारी है, एंड वी वांटेड इट नॉट टू बी द सर्जरी प्लेस और द मेडिसिन प्लेस, बट वी वांटेड इट टू बी अ प्लेस जहां पर हर आदमी अपनी ओबेसिटी के बारे में डिस्कस कर सकता है. That is such a nice thought, because even if एक बार किसी इंसान ने सुन लिया, the recall is so high, you know, this is the place to be. अगर आप कहीं कोई बैनर देखते हो तो सबको पता है हाँ ओबेसिटी क्लिनिक वहाँ पे है, यहाँ इस चीज़ का इलाज होता है. I completely agree, because if you would not tell, person would not know कि ये surgical place है या ये है. So that is such a good idea, sir, that you're just having people with obesity and then we decide, okay, this is the medical management or the surgical management.
I would quickly also like to tell everybody that this is not something that you manage on your own. It is an illness and it requires a team of people. ऐसा नहीं है आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई दी और आप घर चले गए, ठीक हो जाएगी. I am sure you have a team of people managing it, starting Yes. from. I have coordinators who look after the patient journey. I have dietitians, nutritionists who support the patients through the journey. And whenever I need, I take the help of a psychologist externally to support the patients when they need support. So yes, I work with a huge team of cardiologists, physicians, respiratory physicians, gynecologists, जो different parts में patient journey को different तरह से support करते हैं. So it's a big team effort. Like they say, it takes an entire village to raise a child. So I think it takes an entire medical fraternity to cure somebody of obesity. Absolutely. So I am sure you must have a lot of more queries regarding this, and we both are very passionate about things like this stigma. तो हम तो कल तक यहाँ बात करते ही रह जाएंगे. But yes, anyone who has any query, make sure you put them in the comment section below. I'll put Sir's detail in the first comment and caption everywhere so that you can reach out to him and the clinic address as well. So thank you so much, sir, for giving us a very concise and a brief introduction about what is the obesity clinic and how people can actually start getting better. Thank you, Dr. Rashi, and I think this is a very, very good initiative. So good luck with it. Thank you so much. Thank you everybody for joining in. This is Dr. Rashi Agarwal signing off. See you again next week.